Hello and welcome back once again to my class of Social Science and Standard English Medium. Okay, so today we are going to start our economics section of our textbook of Social Science. Okay, and the first chapter of this section is 15th chapter, that is economic development. Okay, so firstly, before we start discussing about the lesson in itself, I would like to tell you how important it is for us to study economics. दोस्तों इकोनॉमिक्स हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि जब आप लोग बड़े हो जाओगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, especially when you will have the responsibility of maintaining the expenditures of your household. At that time, you will realize how important it is to use the economic planning on daily basis in our lives. ठीक है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आता है, सीधी बात है। और हर एक इंसान के ऊपर ये अप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि ओनली ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कैन affect the economics and economic problems and the concept of economic development, economic progress ये सब उनको ही काम में आता है, बाकी सबको नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो उस हिसाब से इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स आपके 10th स्टैंडर्ड में जो कि बहुत बहुत जरूरी है पढ़ना प्रैक्टिकल लाइफ में, उनको शामिल किए गए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और आपके टेक्स्ट बुक का 15th चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, आई हैव रिटन इट ऑन बोर्ड, हम पढ़ेंगे उसको, बहुत इजी उसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधी यही डेफिनेशन आपको लिखना है। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये दोनों वर्ड्स जो है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसको समझेंगे कि नेशनल इनकम किसको कहेंगे, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगेन कि पूरे कंट्री के जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं, कमाने वाले जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अर्निंग मेंबर्स, द काइंड ऑफ वर्किंग मैन पावर जो अर्न करते हैं, उन सबकी मिला के जो इनकम होती है, उन सबका इनकम का जो एडिशन होता है, ठीक है, उसको हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है। ओके, तो अगर ये दोनों चीजों में प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसी को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर। इन केस इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल हाउसहोल्ड, के घर में सपोज 4 या 5 मेंबर रहते हैं, या तो शायद उससे ज्यादा मेंबर रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो आपने ऑब्जर्व की ही होगी अपनी लाइफ में कि अर्निंग करने वाले 1 या 2 मेंबर होते हैं। मान लो कि 1 मेंबर अगर होता है, ठीक है, तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी फिलहाल 20,000 रुपीज पर मंथ है, राइट। लेकिन आगे जाके कुछ महीनों के बाद अगर 20 से ऊपर जाके 25,000 या मे बी 30,000 जैसी अगर उसकी इनकम हो जाती है, तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होता है। ओके, आपको ऐसे अभी लगता होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ये दोनों एक्चुअली एक ही चीज है, उसमें क्या फर्क है। ओके, वैसे देखा जाए तो एक ही चीज है, लेकिन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो दोनों में काफी फर्क है, जिसको वो डिफरेंस को हम बाद में समझेंगे थोड़ा सा। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले। ओके, when we begin this lesson we should understand the general conceptual structure of our entire country। पूरे देश की जो हमारी पॉपुलेशन है
उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना है। तो अलग अलग इकोनॉमिकल ग्रुप में हम लोग सभी लोग डिवाइड हुए हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। जस्ट इन ऑर्डर टू मेक देयर लिविंग दे स्ट्रगल a lot in the entire day, okay, just to feed their family और उनकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए वो लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। Here we are only discussing the need to fulfill the basic requirements of life. तो ऐसे काफी लोग हैं जिनको अपनी लाइफ की, अपने फैमिली की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा दिन उनकी लाइफ में रेस्ट, रिलैक्सेशन, पिकनिक, ट्रैवलिंग, टीवी देखना, ये वो सब नहीं होता है, आराम नहीं होता है उनको। ऑब्वियसली होता है लेकिन वो रात को ही वो सोते हैं और वही उसी को आप वो अपना लेजर एक्टिविटी या रेस्ट वगैरह जो कुछ भी बोलना है वो बोल सकते हैं। अदरवाइज फॉर द एंटायर डे दे हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क, ओके। और ये काम वो सिर्फ कुछ बेसिक नीड्स जो होती हैं अपने फैमिली की उसको पूरी करने के लिए करते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स इन जनरल पर्सपेक्टिव, ओके। You can see over here basic necessities. हमारी जो basic necessities होती हैं वो 5 होती हैं। There are 5 basic necessities we can list out. Okay, the first one is food, right? The second one is shelter. Shelter या तो फिर accommodation यानी कि रहने की जगह, okay? And then the third one is clothing. The fourth one is education. And the fifth one is health services. Okay, ये 5 बेसिक नीड्स होती है जिसके लिए इंसान जो है वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, काफी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, ओके। और इसके बावजूद काफी लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनकी ये बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है। डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड, they are still not in a position to fulfill their basic necessities, and there is a large number of population which is living in this condition, ठीक है। और इसीलिए हमारे कंट्री को डेवलपिंग नेशन कहा जाता है। जो डेवलप्ड कंट्री होता है, ठीक है, उसमें सभी लोगों की ये 5 बेसिक नेसेसिटीज तो खत्म हो ही जाती है। They are very well in a position to fulfill the requirements of the basic necessities. But apart from that, their living standard has been maintained at a particular high level. एक हाई लेवल का वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं जिनमें उनके पास अच्छी जॉब होती है, अच्छा इनकम होता है उनके पास, ठीक है, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ सर्विसेज जो है वो बहुत ही बढ़िया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, क्लोथिंग वगैरह जो है, एजुकेशन, वो सारे रिक्वायरमेंट बहुत आराम से पूरी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट they have a high standard of living, जिसमें उनके घर पे जो उनको जो एमेनिटीज चाहिए होती है वो अच्छे खासे ढंग में होती है। उनके पास अच्छा घर होता है, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 व्हीलर व्हीकल या कार होती है, ठीक है। लीजर टाइम में वो बहुत सारा एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मूवीज के लिए जा सकते हैं, बाहर होटल में खाना खा सकते हैं, पिकनिक के लिए जा सकते हैं, ओकेजनली वो लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। यानी एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचा हुआ है। सो सच सिनेरियो कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम फर्स्ट वर्ल्ड वाले कंट्रीज भी कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि यूएस यानी कि अमेरिका जिसको हम कॉमन नेम से जानते हैं, ओके। देन सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके जिसको हम इंग्लैंड भी कह सकते हैं, and then Germany, and then France, and then Australia, New Zealand, Canada, okay. These are certain number of countries which are termed as developed countries, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लोगों को। लेकिन हमारे कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कह सकते, हम डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि
बहुत बड़ा जन समुदाय ऐसा है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, हमारा ये जो लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 120 के ऊपर। 120 के ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया गया है जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखा ही है। ओके, उसको हम दोबारा याद करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस व्हाट? इट मींस कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ओके, देश की पूरी जो नेशनल इनकम होती है उसमें इंक्रीज होना उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, या तो फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। अब ये पर कैपिटा इनकम हमें कैसे मिलती है, जो मैंने आपको आगे बोला वैसे ही, लेकिन फिर से हम उसको याद करेंगे, आपको इसको प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। ओके, हाउ डू वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जिसको हम जीडीपी भी कह सकते हैं। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री स्टैंड्स फॉर जीडीपी। ओके, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो एक ही बात है। ओके, नेशनल इनकम या जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। ओके, नेशनल इनकम को अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन? वी आर गोइंग टू ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। ये चीज है, बहुत ही क्लियर चीज है। अगर इसको हम छोटे लेवल पे समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इन केस देयर इज अ स्मॉल फैमिली of 4 people only. Excuse me. There is a small family of 4 people. Okay, और उसमें से एक जो है वो अर्निंग मेंबर है जिसकी इनकम 20,000 रुपीज है, राइट? तो पूरे फैमिली की इनकम हम 20,000 रुपीज है ऐसा हम कह सकते हैं पूरे फैमिली की, लेकिन अर्निंग मेंबर एक है। टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं? 4। तो उस 20,000 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे जिसका आंसर आएगा 5,000, तो दैट 5,000 रुपीज इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट फैमिली। तो ऑन अ लार्जर स्केल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन दिस वे। यहां पे भी हमें याद रखना जरूरी है कि देश में रहने वाले सारे लोग इनकम नहीं कमाते हैं। काफी लोग ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें बच्चे होते हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो दीज पीपल आर काइंड ऑफ वर्किंग, नॉट वर्किंग क्लास। वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है, लेकिन फिर भी उनका कैलकुलेशन किया जाता है बिकॉज दे आस्क फॉर द शेयर ऑफ द नेशनल इनकम। वो नेशनल इनकम में से अपना जो हिस्सा है वो क्लेम करते हैं। इसलिए जो जितने भी अर्निंग मेंबर हैं, सपोज हमारी अभी फिलहाल कुछ 140 की जो जनसंख्या है हमारी, ठीक है, उसमें से ऑब्वियसली 140 में से एक हम इमेजिनेशन करते हैं कि कुछ 40 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो अर्निंग करते हैं। ओके, तो वो जो टोटल अर्निंग करते हैं उसको हम नेशनल इनकम में गिनेंगे। बट when we have to find out the per capita income of the whole country, then that national income earned by 40 crore people would be divided by total population, that is 140 crore. Okay, total population जो 140 करोड़ है उसी से नेशनल इनकम का डिवीजन किया जाएगा, तब जाके हमें पर कैपिटा इनकम मिलता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम को के बारे में जानने का। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है पेज नंबर 120 पे। एक ब्लू कलर का बॉक्स है, इन केस इफ यू आर होल्डिंग योर बुक इन योर हैंड, तो एक रियल एग्जांपल यहां पे दिया गया है कि इन 2011 एंड 12 नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी ऑफ इंडिया वाज 87,36,039 करोड़। यानी ये जो फिगर दिया गया 87,36,039 करोड़, ये फिगर के पीछे 7 zeros हम लगाएंगे। इतना हमारा नेशनल इनकम था 2011-12 में, यानी आज से करीबन 9 साल पहले। ठीक है,
तो नेशनल इनकम जो है वो उसका डिजिट जो है कांस्टेंट नहीं रहता, वो बदलता रहता है. सो दैट इंक्रीज्ड to rupees 1,35,67,192 crores. यानी ये बहुत बड़ा सा फिगर है. इसके पीछे भी अगर हम 7 zeros लगाएंगे तो उतना हमारा नेशनल इनकम हुआ था 2015 से. 4-5 सालों के बाद इतना हमारे नेशनल इनकम में फर्क पड़ गया. हाँ, एक बात है कि साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ता है, लेकिन नेशनल इनकम का बढ़ना भी बहुत जरूरी है हमारे डेवलपमेंट और उसके बाद जो प्रोग्रेस है उसको एंश्योर करने के लिए. तो काफी बड़ा फर्क आया है 4-5 सालों के दौरान हमारी नेशनल इनकम में. तो ऑब्वियसली ये थोड़ा फिर भी थोड़ा सा पुराना डेटा है. इन केस इफ वी कंसीडर द सिचुएशन ऑफ 2020 प्रेजेंट सिचुएशन का अगर हमें एनालिसिस करना है तो वो फिगर इससे भी काफी बड़ा होगा. जो 2015 के उस वक्त था उससे भी काफी बड़ा फिगर अभी होगा नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम का जो आंकड़ा जो है वो बड़ा होता है तब जाके हमें पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा मिलती है. और पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होती है उतना ही उस कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा दिखता है. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक. अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है. सो जस्ट पे योर अटेंशन ऑन पेज नंबर 120. जो ब्लू बॉक्स है उसके नीचे जो टॉपिक दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है और दोनों के बीच में क्या फर्क है. लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ द वर्ड्स शो एन इंक्रीज. दोनों का अगर इंग्लिश में मीनिंग अगर हमें निकालना है तो मतलब ये होता है कि दोनों इंक्रीज. ये ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर करते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. डेवलपमेंट का प्रोसेस के हिसाब से दोनों में क्या फर्क है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव व्हेयरएज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव. सबसे पहला ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव स्टैंड्स फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ का अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है तो ऑब्वियसली हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई इंसान जो है उसके फैमिली की एक एवरेज कंडीशन है या तो मिडिल क्लास लेवल की कंडीशन है. ठीक है, वो बेसिक टाइप का लाइफ जीते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बाइक की जगह 2 व्हीलर की जगह वो जो इंसान है या वो फैमिली हो वो अब कार में घूम रहा है, वो बार-बार पिकनिक में या तो टूर पे जाता है, बार-बार वो रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता है, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि उनका लाइफ का जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हुआ है. ओके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव. इकोनॉमिक प्रोग्रेस शोज इन नंबर्स. ओके, अगर किसी की इनकम 15 से 20,000 हो जाए तो 20,000 में 25,000 हो जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए, तो दैट पर्टिकुलर इंक्रीज इन द नंबर रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ओके, तो ये पहला फर्क हुआ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बीच में. So let's read in the textbook. Economic development is qualitative, whereas economic progress is quantitative. Economic development is the first stage. ये चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है कि economic development जो है वो first stage. Okay, as you can see here, economic development is in the first stage and economic progress is the second stage. यानी पहले कोई भी इंसान या किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली फर्स्ट स्टेज है, और उसके बाद उसका प्रोग्रेस हमें दिखता है, दैट इज एक्चुअली द सेकंड स्टेज. सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज फॉलोड ओनली आफ्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू सेकंड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो according to changes taking place in economy.
देश की इकोनॉमी में बार बार चेंजेस आता रहता है, उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। फिलहाल आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि ये जो अभी फिलहाल जो पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस का, उसकी वजह से लगभग सारे कंट्रीज की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डाउन साइड जा रही है, और काफी हद तक हमें ये कह सकते हैं कि काफी हद तक नुकसान इकोनॉमिक्स के लेवल पे काफी हद तक नुकसान हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी कंट्री में या कोई भी एरिया में अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा। ओके, उसमें उतार चढ़ाव आने की संभावना रहती है सिचुएशन के हिसाब से। सो लेट्स रीड इट। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेस इन इकोनॉमिक इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कोई भी कंट्री में नए नए रिसर्च होते रहते हैं, साइंस में, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक निशानी है, एक साइन है। ओके, बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि हाइब्रिड सीड्स के ऊपर रिसर्च होने की वजह से इन एग्रीकल्चर सेक्टर देयर हैज बीन मैनीफोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ओके, हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है पहले से, इवन टुडे आल्सो आवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री। लेकिन पहले जो एग्रीकल्चर होता था और आजकल जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है इंडिया में, वो दोनों में काफी फर्क है। ओके, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि हाइब्रिड सीड्स के ऊपर या तो फिर हाइब्रिड फर्टिलाइजर या यूरिया, उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसकी वजह से एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर जो है वो अभी स्पीड में आ रहा है। अभी उसमें भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, एज कंपेयर्ड टू द अर्लियर टाइम, इसमें भी, इस फील्ड में भी हम पढ़े लिखे फार्मर्स हैं। ओके, इसलिए एग्रीकल्चर का ग्रोथ होने की या तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस करने की हम बहुत ही भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस सिचुएशन एक्चुअली इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यही चीज हर एक फील्ड में संभव है। साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में समझाया है, वैसे ही साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ओके, उन सब में भी रिसर्च की बदौलत प्रोग्रेस या डेवलपमेंट होने की संभावना होती है। ऑन द अदर साइड, when there is increase in agriculture production because of increase in agricultural land, it is called economic progress। ठीक है, रिसर्च की बदौलत हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले करते हैं अगर एग्रीकल्चर में, और उसके बाद का जो दूसरा स्टेज ऐसा आता है कि एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग करने लायक जो जमीन है उसका क्वांटिटी हमारे पास पहले के मुकाबले अब ज्यादा है और इसलिए ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कह सकते हैं। Okay, how that happens? Let me explain you once again. Economic development सबसे पहले होता है, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद सब हमें पता चलता है कि कुछ इजी वेज है जिसकी वजह से फास्ट कल्टीवेशन होता है कुछ क्रॉप्स में एग्रीकल्चर। वो होने के बाद जब हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर करना पहले के मुकाबले इस समय में हमारे पास हमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि in the present time right now it is much more easier to carry on with agricultural activity। तो हम ये कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने लायक जो जमीन है उसका अमाउंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। So from here and there in the whole country, if an effective measures are taken to increase the amount of agricultural land, and in case after some time in case we are successful, उसके बाद पहले के मुकाबले ज्यादा क्रॉपिंग किया जाता है, ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती है क्योंकि अब हमारे पास लैंड एरिया ज्यादा है खेती करने लायक। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन उसके बाद बढ़ता है, तो उस चीज को हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कह सकते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज द सेकेंड स्टेज। पहले हमने डेवलपमेंट किया, उसके बाद हमने प्रोग्रेस। अब थर्ड है पेज नंबर 121 के ऊपर, इन रिलेशन टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन
यहाँ पे वापस जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हो, लेकिन फिर भी वापस यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज द डिफरेंस between the developed and developing nation, and how does these particular terms, economic development and economic progress, they refer to these both types of economies. Okay, तो यहाँ पे लिखा है difference is seen in both of them in relation to developed and developing nations also. Increase in national income of developed countries is called economic progress. जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं उसको मैं वापस रिपीट करूंगा कि इकोनॉमिक जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ओके, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान वगैरह, वहां पे अगर उनकी नेशनल इनकम का इंक्रीज होता है, ओके, तो हम उसको डायरेक्टली इकोनॉमिक प्रोग्रेस कह सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज जो है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं. So in case if there is an increase in the national income of the developed countries, then it is known as economic progress. Okay, लेकिन वही चीज while increase in national income of the developing countries, then it is called economic development. Okay, for example India है, फिर कुछ एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है. तो ऐसे कंट्रीज में जब नेशनल इनकम का इंक्रीज होता है तो हम उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कह सकते, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट स्टेज, और हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसलिए उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे. तो ये फर्क है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. यहां तक तो हमने जान लिया है कि हमारा देश जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री को ये फीचर्स लागू पड़ते हैं. कौन कौन से फीचर्स होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के या डेवलपिंग कंट्रीज के, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है, लेकिन वो सारा डिस्कशन जो है वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.